Video disclaimer. This video is only made for entertainment and education and for awareness purpose, so please understand and don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानो और आपका स्वागत है आपके अपने दूसरे YouTube चैनल RC मैशअप 2.0 में। गाइज, इस चैनल की वीडियोस में हम RC मैशअप के मैशअप रिएक्शन के जैसे ही मल्टी रिएक्शन मैशअप वीडियोस को एंजॉय करेंगे। और गाइज, सभी रिएक्टर्स के रिएक्शन और उनके चैनल और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ अपना सपोर्ट RC मैशअप जैसे ही इस चैनल RC मैशअप मिनी वाले चैनल पे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि गाइज अभी हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करता है, वो इस दुनिया में भी भुगता है और आखिरत में भी भुगतेगा। बाकी यही है कि इन बच्चों के साथ जो हुआ था, अगर हकीकत अगर आपसे शेयर करें तो बहुत बड़ा जुल्म था। देखें कि एक तो सबसे बड़ा जुल्म यही था कि इंडिया की टेरिटरी को मुशर्रफ जो है उसके और उसकी कह लो हवारियों ने जो है उसको कह लो कि कैप्चर किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 नौजवान अपनी ड्यूटी पे थे। तो यही है कि जंग होनी चाहिए थी। जंग में यही था कि आप जब जंग पे निकल चुके हैं, कारगिल वाली वो जंग जो है पाकिस्तान ने अगर शुरू कर ली थी, ठीक है, तो इन बच्चों को पकड़ नौकरी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। पहली सैलरी अभी तक अकाउंट तक में नहीं आई थी। माँ बाप ने अपने उस बेटे को कभी वर्दी तक में नहीं देखा था, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में, जहां एक पंजाबी परिवार में सौरभ का जन्म हुआ था। पर सौरभ की परवरिश अमृतसर में नहीं हुई, उनकी परवरिश हुई हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में पालमपुर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई जन्म पंजाब में हुआ तो परवरिश हिमाचल प्रदेश में कैसे हो रही है? इसका सीधा सा रीजन था पापा की जॉब। सौरभ के पापा डॉक्टर M.K. कालिया एक साइंटिस्ट थे और उनकी जॉब थी पालमपुर में CSIR के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ हिमालय के पौधों पर रिसर्च होती है। इसी जॉब की वजह से पूरा परिवार अमृतसर से उठकर पालमपुर आ बसा। घर में थे पापा, माँ विजय कालिया, सौरभ और उनसे छोटा एक भाई वैभव। हाँ, वही छोटा भाई जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। जिस शहर की गलियों में सौरभ बड़े हुए थे, किस्मत ने पहले से ही लिख रखा था कि इनकी कहानी भी इसी शहर में खत्म होगी। खैर, पालमपुर में सौरभ की परवरिश एकदम साधारण मिडिल क्लास तरीके से हुई। घर में पढ़ाई का माहौल था और सौरभ पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे। DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से पढ़े, हर क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास की और स्कॉलरशिप्स तो जैसे उनकी आदत बन गई थी। 1997 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से अपनी BSc कंप्लीट की। 6 फीट 2 इंच लंबे, फिट और पढ़ाकू। सौरभ चाहते तो कोई भी सेफ करियर चुन सकते थे, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पापा की तरह। पर उन दिनों सौरभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा सपना जो उन्हें किताबों से नहीं, वर्दी से प्यार करना सिखाता, और वो सपना था इंडियन आर्मी का। ग्रेजुएशन पूरी होते ही सौरभ ने CDS का एग्जाम दिया। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वो एग्जाम जिसे पास करके ग्रेजुएट लड़के फौज में ऑफिसर बनते हैं। सौरभ ने ये एग्जाम निकाला और अगस्त 1997 में वो पहुंच गए इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। वही अकेडमी जहां इस देश के आर्मी ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ 1.5 साल वो ट्रेनिंग चली जो एक आम लड़के को फौजी बनाती है। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, गिरना, उठना और फिर से दौड़ना। और फिर आई वो तारीख 12 दिसंबर 1998। इस दिन 22 साल के सौरभ ऑफिशियली इंडियन आर्मी के ऑफिसर बने, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। उन्हें मिली 4 जाट रेजिमेंट, इंडियन आर्मी के सबसे पुराने और सबसे डेकोरेटेड इन्फेंट्री परिवारों में से एक। अब बस घर से विदाई बाकी थी और घर से निकलते वक्त सौरभ ने अपनी माँ से एक ऐसी बात कही थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा था कि माँ देखना, मैं ऐसा काम कर जाऊंगा कि एक दिन पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। जनवरी 1999 में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपनी जिंदगी की पहली पोस्टिंग पर पहुंचे। जगह का नाम कारगिल। आज ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जंग की तस्वीरें आती हैं। पर जनवरी 1999 में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बर्फ से ढकी हुई ये जगह कुछ ही महीनों में पूरे देश की हेडलाइन बनने वाली थी, क्योंकि सरहद के उस पार इंडिया की नजरों से दूर साजिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। पर कारगिल एग्जैक्टली है क्या? देखो, ये है अपना इंडिया। इंडिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये रहा जम्मू कश्मीर, और इसी एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम पास बसा है एक छोटा सा पहाड़ी शहर कारगिल। वैसे आज के टाइम में कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, पर 1999 में ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। और कहा जाता है कि कारगिल नाम का मतलब ही होता है बीच की रुकने वाली जगह, क्योंकि पुराने जमाने में ये श्रीनगर, लेह और स्कर्दू जैसे शहरों के बीच का क्रॉस रोड था। श्रीनगर और लेह तो तुम जानते हो, और स्कर्दू यानी कारगिल के पास का एक और बड़ा पहाड़ी शहर जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आता है। इस नाम को याद रखना, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी देर में आने वाली है। तो इन तीनों शहरों के बीच से गुजरने वाला व्यापारी अपने काफिले कारगिल में रोककर आराम किया करते थे। मतलब कारगिल हमेशा से ही रास्तों का शहर था, और यही
यही बात आगे जाकर इसकी किस्मत भी लिखने वाली थी। अब ज्योग्राफी समझो, क्योंकि इसी ज्योग्राफी में पूरी कहानी छुपी है। कारगिल समंदर से करीब 9000 फीट ऊपर है और इसके आसपास की पहाड़ियां 16 से 18000 फीट ऊंची हैं। यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगा लो कि कारगिल के पास का एरिया द्रास दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगहों में गिना जाता है, जहाँ टेम्परेचर -40 तक गिर जाता है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन गया। 1948 की पहली जंग के बाद दोनों देशों के बीच एक लाइन खींच दी गई। इस लाइन ने कारगिल को इंडिया में रखा, पर कारगिल के ही बगल वाला स्कर्दू पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हालत ये थी कि कई परिवारों के रिश्तेदार तक इस लाइन के आर पार बट गए। फिर 1971 की जंग हुई, इंडिया जीता और 1972 के शिमला समझौते में इसी लाइन को नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। LOC कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ये बस वो लाइन है जहां दोनों देशों की फौज आमने सामने खड़ी होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंडिया के लिए कारगिल इतना कीमती क्यों है, क्योंकि कारगिल के ठीक नीचे से गुजरता है नेशनल हाईवे 1, वो सड़क जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। पूरे लद्दाख तक राशन, डीजल, दवाई और फौज का सारा सामान इसी एक सड़क से जाता है। यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर पे बैठे हमारे फौजी भी इसी सड़क के भरोसे जिंदा हैं। अब सोचो तुम्हारे घर तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो और उस रास्ते के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पे कोई दुश्मन बैठ जाए तो वो जब चाहे तुम्हारा राशन पानी बंद कर सकता है। बस यही कारगिल की असलियत है। जो इन चोटियों पे बैठा है वो नीचे वाली सड़क का मालिक है। इसलिए ये रूल गांठ बांध लो, पहाड़ों की जंग में जो ऊपर है वही राजा है। और अब वो आखिरी बात जिसने इस पूरी कहानी का दरवाजा खोला। इन पहाड़ों की सर्दी इतनी खतरनाक है कि यहाँ हर चोटी पे साल भर फौज बिठाना मुमकिन ही नहीं था। ऐसे इलाके जहाँ सर्दियों में ना कोई फौजी बैठता था, ना कोई पेट्रोलिंग पहुँच पाती थी, और ऊपर से मार्च 1999 में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि कक्सार सेक्टर में इंडिया को अपनी एक आगे वाली पोस्ट भी खाली करनी पड़ी। उस पोस्ट का नाम था बजरंग पोस्ट। इस नाम को भी याद रखना, क्योंकि ये नाम इस कहानी में वापस आने वाला है। और 1999 की उस सर्दी में पाकिस्तान ने इन खाली जगहों का वो फायदा उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सर्दी में हुआ क्या, अब वो ध्यान से समझो। पाकिस्तानी फौज ने चुपचाप LOC पार की और इंडिया की पोस्टों के बीच के इन्हीं खाली गैप से अंदर घुसना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते गए जहां इंडिया की नजर नहीं पड़ती थी, और फिर ऊपर ऊंची चोटियों पे पहुंचकर उन्होंने अपने बंकर और अपने मोर्चे खोदने शुरू कर दिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हजारों ट्रेंड फौजी करीब 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 130 से ज्यादा अपने खुद के मोर्चों और पोस्टों पे कहीं कहीं तो इंडिया के अंदर 4 से 10 किलोमीटर तक घुस गए। इस पूरे प्लान का नाम था ऑपरेशन बद्र, और इस प्लान का दिमाग था पाकिस्तान का उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ। अब तुम पूछोगे कि पाकिस्तान के उस वक्त के PM नवाज शरीफ को इस सब की खबर थी या नहीं। इस पर आज भी बहस होती है, पर इंडिया की कारगिल रिव्यू कमेटी यानी वो सरकारी कमेटी जिसने जंग के बाद इस पूरे मामले की जांच की थी, उसका मानना है कि नवाज शरीफ को इस प्लान का मोटा मोटा आइडिया जरूर था। और इस प्लान में एक ट्विस्ट था जो इसको और भी घटिया बनाता है। पाकिस्तान ने अपने फौजी भेजे तो सही, लेकिन उनकी वर्दी उतार के। ये सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, पर उन्हें कपड़े पहनाए गए आम फाइटर्स जैसे। क्यों? ताकि अगर दुनिया पूछे तो पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर दे कि भैया ये हमारे फौजी थोड़ी हैं, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है। मतलब अपने फौजियों को अपना मानने से इनकार करने का प्लान पहले दिन से ही तैयार था। और ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि यही झूठ आगे जाकर सौरभ की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बनने वाला है। और अब इस प्लान की टाइमिंग सुनो, खून खोल जाएगा। फरवरी 1999 यानी ठीक उसी वक्त इंडिया के PM अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, अमन की कस्में खाई गई थी। एक तरफ लाहौर में दोस्ती के गीत गाए जा रहे थे और ठीक उसी वक्त कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी फौजी चढ़ रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ था, गर्मियां आते ही जब इंडियन फौज अपनी पोस्टों पे वापस आएगी तो ऊपर से गोलियां बरसेंगी। और याद करो वो रूल, पहाड़ों में जो ऊपर है वही राजा है। इन चोटियों से पाकिस्तान NH1 हाईवे काट देता, लद्दाख और सियाचिन इंडिया से अलग हो जाते। यानी इंडिया के लिए चेकमेट की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने। बस इंतजार था तो सिर्फ एक चीज का, बर्फ पिघलने का। मई 1999 बर्फ पिघलना शुरू हुई और इंडियन आर्मी अपनी गर्मियों वाली पोस्ट पे वापस जाने की तैयारी करने लगी। पर 3 मई 1999 को कारगिल के बटालिक सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी साजिश का पर्दा उठाना शुरू कर दिया। वहाँ का एक लोकल चरवाहा ताशी नामग्याल अपना खोया हुआ याक ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसने अपने बाइनोक्यूलर से ऊपर की तरफ चोटियों की ओर देखा तो उसके हाथ कांप गए। ऊपर कुछ लोग काले कपड़ों में बंकर्स खोद रहे थे। ताशी नामग्याल ने भाग के ये बात इंडियन आर्मी को बताई। ये था वो पहला अलार्म जिसने इंडिया को इस साजिश की खबर दी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त किसी को भी पाकिस्तान के इस घुसपैठ का अंदाजा ही नहीं था। एग्जैक्ट स्केल का अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी कितना अंदर घुस चुकी है। आर्मी को लगा कि हर साल की तरह मुट्ठी भर आतंकवादी घुस आए होंगे, इनको हम 2-4 दिनों में खदेड़ देंगे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि ऊपर कुछ आतंकी नहीं बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज बैठ चुकी है। और सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, पेट्रोलिंग, यानी छोटी छोटी टीम्स को पहाड़ों पे भेजना, ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है, कितने लोग हैं और कहां तक घुसे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में पेट्रोलिंग्स भेजी जाने लगी। इनमें से एक सेक्टर था कक्सार। कक्सार यानी कि कारगिल टाउन के बिल्कुल पास LOC से आता हुआ एक इलाका, जिसकी ऊंची चोटियों के ठीक नीचे से वही NH1 हाईवे गुजरता है। यानी अगर दुश्मन कक्सार की चोटियों पर बैठ गया तो वो सीधा लद्दाख की लाइफलाइन के सिर पे बैठ गया। और कक्सार में ये पता लगाने की जिम्मेदारी जिस रेजिमेंट के हत्थे आई
वो रेजिमेंट थी फोर्ट जाट रेजिमेंट। वही फोर्ट जाट रेजिमेंट जिसमें कुछ हफ्ते पहले ही एक नए नौजवान ऑफिसर ने अपनी पहली पोस्टिंग पाई थी, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया वापस आ चुके हैं इस कहानी में और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। अब कक्सार सेक्टर में फोर्ट जाट रेजिमेंट का काम था यह पता लगाना कि उनके इलाके की चोटियों पे क्या चल रहा है, और यह काम जितना आसान सुनाई देता है उतना ही खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग का मतलब है 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना, जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है और हर चट्टान के पीछे मौत छुपी हो सकती है। मई के पहले 2 हफ्तों में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया 3 बार पेट्रोलिंग पे गए। 3 बार वो उन खतरनाक चढ़ाइयों पे चढ़े, दुश्मन की पोजीशंस देखी और वापस आकर अपनी रिपोर्ट्स दी, और यही रिपोर्ट्स थी जिन्होंने इंडिया को पहली बार बताया कि कक्सार में मामला मुट्ठी भर आतंकियों का नहीं है, घुसपैठ बहुत बड़ी है। इसी वजह से आज भी हिस्ट्री में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को वो पहला आर्मी ऑफिसर माना जाता है जिसने कारगिल की इस घुसपैठ की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी। एक 22 साल का नौजवान जिसे अभी फौज में आए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, वो नौजवान इस देश पे आने वाले इतने बड़े खतरे का सबसे पहला गवाह बनने वाला था। और फिर आया 15 मई 1999। उस दिन एक और पेट्रोलिंग जानी थी बजरंग पोस्ट की तरफ। बजरंग पोस्ट यानी कक्सार सेक्टर में इंडिया की एक आगे वाली पोस्ट करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पे बैठी हुई। और हाँ, ये वही बजरंग पोस्ट है जिसे मार्च 1999 की भारी बर्फबारी में खाली करना पड़ा था, और इस पेट्रोलिंग का काम था वहां जाकर ये चेक करना कि उस इलाके में दुश्मन कहां तक घुस चुका है। 15 मई 1999 की सुबह बजरंग पोस्ट की तरफ 6 लोग निकलते हैं। सबसे आगे 22 साल के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथ फोर्ट जाट रेजिमेंट के 5 जवान, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवरलाल बगड़िया, सिपाही भीकाराम, सिपाही मूलाराम और सिपाही नरेश सिंह। इन 5 के नाम भी उतने ही ध्यान से सुनो जितना ध्यान से सौरभ का नाम सुना था, क्योंकि जो कुछ भी आगे होने वाला है वो इन 6 के साथ होने वाला है। एक बात और, इन 5 में से 4 राजस्थान की मिट्टी से थे और 1 उत्तर प्रदेश की मिट्टी से था। सब नौजवान, सबके घरों में कोई ना कोई इंतजार कर ही रहा था। खैर, पेट्रोलिंग आगे बढ़ती है। 14,000 फीट की चढ़ाई, सीने में जलती हुई सांसें और चारों तरफ फैली खामोश बर्फ। तभी अचानक ऊपर की चोटियों से गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। दुश्मन ऊपर पहले से बैठा है, और याद करो वो रूल कि पहाड़ों में जो ऊपर है वही राजा है। इस बार ऊपर दुश्मन था। 6 लोग नीचे खुले में गिर चुके हैं, फिर भी ये 6 जवाब देते हैं। घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। 6 लोग वर्सेस इनके सामने थी एक पूरी पाकिस्तानी फौज, पर इन 6 के पास गोलियां लिमिटेड होती हैं। धीरे धीरे एमिनेशन खत्म होने लगता है। रेडियो पे बेस कैंप में खबर भेजी जाती है कि रीइंफोर्समेंट भेजो, यानी कि और फौजी भेजो, हमें मदद चाहिए। पर मदद पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी फौजियों की पूरी प्लाटून इन 6 के 6 को घेर लेती है। गोलियां खत्म, रास्ता बंद और चारों तरफ दुश्मन। 15 मई 1999 के उस दिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 जवान जिंदा पाकिस्तानियों के हाथ लग जाते हैं, और उसके बाद इन 6 जवानों का कोई अता पता नहीं चलता। उधर बेस कैंप पे रेडियो के दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। रीइंफोर्समेंट वाली टीम जब वहां पे पहुंची तो उन्हें कोई नहीं मिला, ना उन 6 के हथियार मिले, ना वो 6 जवान मिले, ना कोई सुराग मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये 6 लोग हवा में घुल गए हों। इंडियन आर्मी ने पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिन रात तलाश चलती रही, पर उन 6 जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। और इसी तलाश के दौरान आर्मी को वो दिखा जिसने सबकी नींद उड़ा दी। ऊपर की चोटियों पे सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी बैठे हुए थे पूरे हथियारों के साथ। अब जाकर इंडिया को समझ आना शुरू हुआ कि ये घुसपैठ कितनी बड़ी है। पर अपने 6 बेटों की पहली खबर इंडिया को कहां से मिली, ये सुनकर तुम्हारा खून खोल जाएगा। ये खबर किसी इंडियन सोर्स से नहीं आई, ये खबर आई रेडियो स्कर्दू से। रेडियो स्कर्दू यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके का एक रेडियो स्टेशन, उसी स्कर्दू शहर से जो 1948 में पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। इस रेडियो पे ऐलान हुआ कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के 1 ऑफिसर और 5 जवानों को जिंदा पकड़ लिया है। सोचो जरा, अपने ही 6 बेटों के दुश्मन के द्वारा पकड़े जाने की खबर हमको पहली बार दुश्मन के ही रेडियो से मिलती है। पर इस खबर में एक उम्मीद भी छुपी थी, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने का सिंपल सा मतलब होता है कि वापस आने की उम्मीद है। जंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल्स के मुताबिक जिंदा पकड़े गए फौजियों को, जिंदा पकड़े गए सोल्जर्स को सही सलामत वापस लौटाना पड़ता है। घर वालों ने भी यही सोचा और इंतजार शुरू हो गया। अब वो रूल्स क्या थे वो समझो। लगभग दुनिया के सारे देश एक समझौते पर ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन मतलब कि जंग की एक लिखित किताब, और यह किताब तय करती है कि युद्ध चाहे कैसा भी हो, लेकिन इंसानियत की एक लाइन कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इन रूल्स के हिसाब से जंग में पकड़े गए फौजियों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है, यानी POW। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ क्या नहीं हो सकता ये भी सुन लो। उसे मारा नहीं जा सकता, उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसे खाना, पानी और इलाज देना जरूरी है। जंग खत्म होने के बाद उसे सही सलामत उसके देश में भेजना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये, इस जेनेवा कन्वेंशन पे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी। मतलब कागज पे सौरभ और उनके 5 जवानों की गारंटी पाकिस्तान खुद दे चुका था। पर अब वो झूठ याद करो जो ऑपरेशन बद्र के वक्त से बोला जा रहा था। पाकिस्तान दुनिया से कह रहा था कि कारगिल में तो उसकी फौज है ही नहीं, वहां तो कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान इन 6 को प्रिजनर ऑफ वॉर मान लेता तो इसका मतलब यह होता कि वहां पर पाकिस्तान की फौज है, और दुनिया के सामने उसका झूठ खुल जाता। इसलिए पाकिस्तान ने वो किया जो शर्म की हद से भी नीचे था। उसने इन 6 जवानों को कभी भी ऑफिशियली प्रिजनर ऑफ वॉर माना ही नहीं। हाँ, रेडियो पे ऐलान जरूर हुआ था,
लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान ने इन 6 को कभी भी प्रिजनर ऑफ वॉर माना ही नहीं, ना कभी भी ऑफिशियली इंडिया को इनके बारे में कोई सूचना दी। पर अब इस समझौते की सबसे बड़ी बात सुन लो। इसके हिसाब से कोई भी फौजी जिस पल दुश्मन के हाथ लगता है, उसी पल से ये सारे रूल्स उस पर अपने आप लागू हो जाते हैं। ये रूल्स पकड़ने वाले की मर्जी पर डिपेंड करते ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी के स्टेटस पे शक हो, तब भी जब तक कोई फैसला ना हो जाए, उसे ये पूरी प्रोटेक्शन मिलती रहती है। मतलब एकदम साफ है, पाकिस्तान इन 6 को प्रिजनर ऑफ वॉर कहे या ना कहे, कानून इन 6 के साथ उसी पल खड़ा हो चुका था जिस समय ये लोग दुश्मन के हाथ लगे थे। पाकिस्तान दुनिया के सामने सिर्फ अपना झूठ बचा रहा था, और अपना वही झूठ बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी वो ढाल ही तोड़ दी जो ढाल करता है वो इस दुनिया में भी भुगता है और आखिरत में भी भुगतेगा। बाकी यही है कि इन बच्चों के साथ जो हुआ था, अगर हकीकत अगर आपसे शेयर करें तो बहुत बड़ा जुल्म था। देखें कि एक तो सबसे बड़ा जुल्म यही था कि इंडिया की टेरिटरी को मुशर्रफ जो है उसके और उसकी कह लो हवारियों ने जो है उसको कह लो कि कैप्चर किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 नौजवान अपनी ड्यूटी पे थे। तो यही है कि जंग होनी चाहिए थी। जंग में यही था कि आप जब जंग पे निकल चुके हैं, कारगिल वाली वो जंग जो है पाकिस्तान ने अगर शुरू कर ली थी, ठीक है, तो इन बच्चों को पकड़ कर वो जुल्म और वो तशद्दुद जो है वो बनता ही नहीं था। ये जुल्म था, ये जुल्म नहीं होना चाहिए था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो आज के मफाद परस्त लोग जो है अपनी कह सकते हैं कि वो एक ज़हन को कह लो कि जो उन्होंने एक मनवाना है उस लेवल पे जब आ जाते हैं तो अपने ज़हन को तस्कीन देने के लिए दुश्मन ममालिक के फौजियों के साथ जो सलूक किया जाता है वो इंतहाई बर्बरियत वाला है। कोई भी मुल्क अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान है या कोई भी मुल्क है अगर वो ये करता है तो सही है, नहीं, ये हकीकत बात है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके ऊपर जो है एक हद होती है, उस हद को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। उस हद तक आप उनके ऊपर जुल्म जो है वो करते तो उसके बाद जो है उन्हें छोड़ दिया जाता। बाकी उनके प्राइवेट पार्ट के साथ जो किया गया इंतहाई जुल्म है। उनकी आंखों के साथ जो किया गया, देखें कि एक इंसान जो है दरिंदा कभी भी बन सकता है। ये कह सकते हैं कि दुश्मनी की वो कह लो कि स्थिति होती है कि इंसान दरिंदा बन जाता है और उसके साथ जो है वो ऐसा खेलता है उस जिस्म के साथ कि इंसान अगर देखा, वो आम इंसान अगर देखे तो उसकी रूह कांप जाए। अगर देखा जाए आंखों में अगर देखा जाए जो उन्होंने हथियार मारे होंगे, बोलना भी मेरे लिए मुश्किल है, वो कैसे बर्दाश्त किया होगा। कानों में कहते हैं कि गर्म सलाइयां जो है वो घुसा दी गई, एक तरफ से डाली गई, दूसरी तरफ से निकाल दी गई। तो कैसे वो बच्चे ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे होंगे। देख रहे हैं कि मुल्क की मोहब्बत जो होती है ना, मैं कई बार मैंने कहा है कि वो खून में इस तरीके से व्यवस्था होती है कि इंसान जो है उसको कभी भी नहीं भूलता। ये जो भी मुहिब्बे वतन होता है उसके हर एक के खून में ये पाया जाता है। उन 6 लोगों ने देखा जाए तो हर जुल्म। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।